my honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते। दी जयपुर डायलॉग्स के पॉडकास्ट में आप लोगों का सभी का आज पुनः स्वागत है और आज हमारे साथ हैं जय आहूजा जी। जय आहूजा जी जैसा आप जानते हैं कि निमित्त एकम के अध्यक्ष हैं और गोरक्षा के लिए बहुत काम कर रहे हैं और हमारे जो पाकिस्तानी हिंदू भाई हैं उन लोगों के पुनर्वास के लिए और उनको नागरिकता दिलाने में बहुत अच्छा काम और बहुत ही आगे बढ़ के उनकी सहायता करने में आपका अग्रणी नाम है पूरे भारतवर्ष में। जय जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित साहब, आपका, आपके दर्शकों का मेरी ओर से अभिनंदन, अभिवादन और पुनः बुलाने के लिए आपका बहुत आभार। तो सर्वप्रथम तो आपको बधाई कि आपकी पार्टी की सरकार बन गई है। जी जी, आपको भी बहुत बधाई हो क्योंकि आपका भी बहुत परिश्रम है इसमें। आपका परिश्रम तो मुख्यमंत्री तक जाता है। नहीं, हमारा तो देखिए क्या है कि एक ही कॉल था, कह लें उसको, या एक ही प्रण था कि भाई देखिए मुख्यमंत्री कोई भला आदमी बनना चाहिए। मतलब ये भला भी होना चाहिए और आदमी भी होना चाहिए, दोनों ही काम हो रहे हैं। अब आप उसमें से अर्थ ढूंढ सकते हैं। लेकिन मुख्य क्राइटेरिया था कि भला होना चाहिए, दुष्ट नहीं होना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल। माँ जगदम्बा ने सुनी है और माननीय भजन लाल जी बेहद सहृदय, बेहद सरल और आम कार्यकर्ताओं के बीच में से निकले हुए व्यक्ति हैं। बहुत ज़मीनी स्तर पे संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ग्रास रूट लेवल पे लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे वो भली भांति जानकार हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक जो प्रजावत्सल राज्य की अवधारणा है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार निश्चित रूप से खरी उतरेगी। लेकिन जनता में बड़ा आश्चर्य भी है कि एक बिल्कुल नया अपरिचित नाम मुख्यमंत्री के रूप में सामने रखा भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसके पीछे कोई रणनीति थी या कोई अकस्मात निर्णय हुआ या पहले से तय था? दीक्षित साहब, ये तो जो पार्टी में बड़े स्तर पर लोग बैठे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, ऐसे बड़े लोगों की जानकारी में ये बातें हो सकती हैं। आम कार्यकर्ता और नेता के नाते आपको जैसा ध्यान है, मैंने भी मेवात की एक सीट से एमएलए इलेक्शन कंटेस्ट किया बीजेपी के टिकट पे। तो आम कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल तक का माननीय मुख्यमंत्री जी को पार्टी के चौथी बार लगातार महामंत्री के रूप में जानता है। मैं आपको उनके जीवन की एक बड़ी बहुत अच्छी बात बताता हूँ। पहले वो विद्यार्थी परिषद में थे, हम लोग भी विद्यार्थी परिषद में रहे, हमसे सीनियर हैं। तो विद्यार्थी परिषद में जो भरतपुर ज़िले के उनके पास में जिम्मेदारियां, दायित्व थे, उस पर वो लंबा समय रहे। और कोई भी व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन जब ठीक से करता है तभी संगठन उसको सतत उस बात के लिए उत्तरदायित्व देता है, दायित्व देता है। फिर जब वो युवा मोर्चा में आ गए तो भरतपुर ज़िले के 3 अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों के साथ उन्होंने जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के रूप में और युवा मोर्चा पदाधिकारी के रूप में काम किया। या फिर उनकी संगठन के प्रति निष्ठा और उनकी एफिशिएंसी साबित होती है कि वो इतना अच्छा काम करते थे कि जिला अध्यक्ष तो बदल गए लेकिन युवा मोर्चा के पदाधिकारी के रूप में उनको लगातार काम करने का मौका मिला। और फिर जब वो प्रदेश में आए महामंत्री बन के तो अशोक परनामी जी की टीम में आए, परनामी जी के साथ काम किया। उसके बाद माननीय मदन लाल जी सैनी जी के साथ काम किया, फिर माननीय सतीश पूनिया जी के साथ काम किया और अभी माननीय सीपी जोशी जी के साथ में वो सतत काम कर रहे थे। तो ये एफिशिएंसी का इससे अच्छा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अपने काम को कितना मन लगा के कर रहा है और सतत डिलीवरी होती है, तभी आप राजनीति जैसे क्लिष्ट सिस्टम में सर्वाइव करते हो। और फिर अभी वर्तमान अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी के साथ में भी वो सतत काम कर रहे थे। राजनीति में आपकी जगह लेने के लिए लाइन लगी हुई है लोगों की। आप लगातार इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पे रहते हो प्रदेश महामंत्री की, तो निश्चित रूप से वो अपने काम को लेकर के बेहद परिश्रमी रहे हैं और बेहद डिलीवरी उनकी बहुत ज़बरदस्त रही है। आप देखिए जितनी भी बड़ी सभाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की राज्य में हुई हैं या और बड़े नेताओं की हुई हैं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी की सभाओं का समन्वयन, कोऑर्डिनेशन हमेशा इनके हाथ में रहता था।
और एक भी सभा आपने कभी नहीं सुना होगा जहाँ कोई अव्यवस्था हुई हो। सब कुछ इतना अच्छे से चलता था, इतना वेल मैनेज्ड होता था, पहले से इतनी तैयारी होती थी। तो ये उनके काम के अंदाज को और उनके कमिटमेंट को, पार्टी और विचारधारा के प्रति उनके कमिटमेंट को, उनका काम बताता है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे पहले वो जिन जिन जिम्मेदारियों पे रहे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को कितनी अच्छे तरीके से निभाया और कार्यकर्ताओं के और पार्टी के अंदर जो एक उन्होंने बहुत सकारात्मक इमेज अर्जित की है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री के रूप में भी वो बहुत अच्छा काम करेंगे और राजस्थान को लंबे समय के लिए एक बहुत सुलझा हुआ और ज़मीन से जुड़ा हुआ नेतृत्व पार्टी के आला कमान ने देने का काम किया है। वैसे तो लोगों का ये मानना है कि जो चुनाव हुआ है राजस्थान में मुख्यमंत्री का, तो जो 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीते, उनका जो चुनाव है वो एक साथ किया गया है, इन द सेंस कि वो ये देखा गया है कि भाई एक में अगर एक्स सोशल इंजीनियरिंग है तो दूसरे में वाई हो, तीसरे में जेड हो, इस तरह से है। तो क्या इसका जो पूरा का पूरा जो बनाया गया है ताना बाना, वो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बनाया गया है? मेरा ये मानना है कि सर, राजनीति में कोई भी काम किया जाता है तो हमेशा उस काम की ऑप्टिक्स क्या होगी, या जनता में या लोगों में या कार्यकर्ताओं में उसका मैसेज क्या जाएगा, इसको सदैव ध्यान रखा जाता है। तो और मैसेज का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन राजस्थान में आम कार्यकर्ता में और निचली पंक्ति तक के व्यक्ति में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है कि अगर आप पार्टी के प्रति निष्ठा से काम करते रहोगे तो किसी दिन आपका भी भाग्योदय हो सकता है। ज़रूरत है पार्टी और विचारधारा के प्रति दृढ़ रहने की और अपनी निष्ठा उनके प्रति दृढ़ रख के और सकारात्मक दिशा में काम करने की। ऐसा एक जनरलाइज परसेप्शन, धारणा लोगों की बनी है और पार्टी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास पहले से और ज़्यादा मजबूत हुआ है, दृढ़ हुआ है। निश्चित रूप से यदि आप किसी आम कार्यकर्ता को बनाते हैं तो फिर आप जो है वो अलग दिखते हैं दूसरी पार्टी से। जी बिल्कुल ऐसा। थोड़ी बात करेंगे जो राजस्थान में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, तो इस विधानसभा चुनाव में कम से कम मेरा ही आकलन था कि 135-40 सीटें आनी चाहिए, लेकिन कम रह गईं। इसका क्या कारण है? रिबेल खड़े किए गए और कतिपय जगहों से रिबेल को फंडिंग भी हुई है, क्योंकि चुनाव एक बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति बिना पार्टी के टिकट के साथ में लोग भी जुड़ते हैं और सहायता भी करते हैं, हर प्रकार की सहायता करते हैं, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी, और ज़मीन पे उतर के काम करने की भी। तभी तो पार्टी के टिकटों के लिए इतनी लाइन लगती है और पार्टी के टिकटों के लिए इतनी मारामारी होती है। और राजस्थान में बहुत जगह रिबेल बीजेपी के खड़े किए गए और ऐसा नहीं है डैमेज कंट्रोल का प्रयास नहीं हुआ। जो वर्तमान एग्जिस्टिंग टोली थी उन्होंने डैमेज कंट्रोल का भी प्रयास किया, लेकिन वो मुझे लगता है किसी बहुत बड़ी रणनीति और प्लानिंग और पूरे के पूरे एक सेट मैकेनिज्म के तहत साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की सहायता करके खड़े किए गए। मेरे चुनाव हारने का कारण भी यही था कि मेरे यहाँ भी एक रिबेल खड़े हुए और मुस्लिम बाहुल्य सीट है, कांग्रेस के कैंडिडेट मुस्लिम थे और इधर भारतीय जनता पार्टी के एक रिबेल खड़े होने से, टिकट मेरे पास होने से जो बाकी हिंदू वोट है वो बट गया और उसके कारण हमारी सीट जो लगभग हर सर्वे में जीती हुई सीट मानी जाती थी वो हम हार गए। ऐसा बहुत सीटों पे हुआ है, 30 से अधिक सीटें ऐसी हैं। तो जो आप 135 का आकलन कह रहे हैं, कई लोगों का मानना ये था कि ये 145 से 150 होना चाहिए था। तो इतनी सारी सीटों पे नुकसान हुआ, इस कारण सेटबैक तो लगा है, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा रही और जनता ने बहुत साथ दिया और 115 क्लियर मेजॉरिटी की सीटें आई। उससे बड़े लोगों को भी निर्णय लेने में सुविधा हुई है। जी, निर्णय लेने में सुविधा हुई। मेरा ऐसा मानना है। कुछ लोग जिन्होंने रेबल खड़े करा है वो संभवतः चाहते यही थे कि भाई जो निर्णय है वो लेने में सुविधा ना रहे और उनका काम हो जाए। हाँ, मुझे भी मतलब मैं आपकी इस बात से व्यक्तिगत रूप से सहमति व्यक्त करता हूँ। पर जो लोग देश चला रहे हैं, जो लोग पूरी दुनिया के साथ इतने बड़े डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, उनको भी ये सब बातें पता रही होंगी निश्चित रूप से मैं मानता हूँ। और सारी प्लानिंग जो की गई होगी वो इन सारे पक्षों को ध्यान में रख के की गई होगी। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि
पार्टी का जो बड़ा नेतृत्व है हमारा, वो ऐसे शक्तियों के सामने, ऐसी कुटिल शक्तियों के सामने झुके नहीं। इसमें भी मैं एक बहुत बड़ी सफलता देख रहा हूँ कि ऐसे जो षड्यंत्रकारी लोग थे उनके सारे षड्यंत्र विफल हुए और कुल मिला के राजस्थान को एक फ्रेश चेहरा, एक भला चेहरा और एक ज़मीन से जुड़े हुए चेहरे के रूप में भजन लाल जी जैसे बहुत अच्छे व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त हुए। लेकिन पहली बार ये भी देखने में आया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, उनके अशोक गहलोत जी के साथ उनका बड़ा अच्छा पैचअप दिखता था और लोग कह भी रहे थे कि साहब की ये जो भाई बहन की जोड़ी है ये पूरी तरह से बीजेपी को कम से कम सीटों पर रखना चाहती है। खैर वो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो परिदृश्य दिखा जिसमें वसुंधरा जी जो थी वो पूरे प्राणपण से प्रयास कर रही थी कि वो जो हैं वो संख्या बल दिखा के, विधायकों को अपने पास दिखा के और कुछ करके पूरी तरह से दबाव बना के उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो बड़े आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने ही तो पार्टी को कम से कम 30 सीटें हरवाई और उसके बाद ये भी चाहती थी कि उनका ही सिक्का चले और वही मुख्यमंत्री बने। अब देखिए, मैं तो नहीं ले सकता किसी का नाम। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ अभी और काम कर रहा हूँ और मैंने इलेक्शन भी लड़ा है, लेकिन मैं फिर आपको वही बात रिपीट करूँगा कि जो लोग देश चला रहे हैं, जो पूरी दुनिया के षड्यंत्रों से मुकाबला कर रहे हैं, जो 5 आई जैसे षड्यंत्रकारी शक्तियों को भारत के विरुद्ध काम करने से रोक रहे हैं, अब से पहले तो कोई ऐसे जयशंकर जी जैसे विदेश मंत्री नहीं हुए, ये कहना गलत होगा। जयशंकर जी से भी अच्छे विदेश मंत्री रहे होंगे, लेकिन उनको अथॉरिटी देना, जवाहरलाल नेहरू जी तो उनके पास अथॉरिटी नहीं होगी बोलने की। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको इतनी अथॉरिटी मिली कि वो यूरोप में बैठ के यूरोप को कह रहे हैं कि यूरोप की प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है और हम जितना ऑयल रशिया से ले रहे हैं उतना तो आप लोग एक शाम और एक दोपहर में जला देते हो, इसलिए आप हमें मत सिखाओ कि हमें अपने देश के लिए क्या अच्छा करना है या क्या नहीं करना है। तो जो लोग पूरी दुनिया की ताकतों से लड़ रहे हैं उनको यहाँ की ज़मीनी हकीकत का भी पता था, यहाँ की धरती की सच्चाई का भी पता था। और मैं बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि ऐसे सारे षड्यंत्रकारी ताकतों को हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने औंधे मुंह गिरने के लिए मजबूर किया और राजस्थान में बड़ी मुश्किल से एक नई बयार, एक फ्रेश एयर, एक खुशबू भरी सुहानी हवा बहने लगी है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें राष्ट्रवाद या हमारा जो एक जैसे आपका कार्यक्रम है और बहुत सारे जो जनता के आकांक्षाओं के जो कार्यक्रम हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कौन से बिंदु हैं जो आपको लगता है कि वो आगे बढ़ाए जाएंगे? देखिए, मोदी जी का जो पूरा काम करने का तरीका है, पुराने ज़माने में बातें होती थी कि महाराजा विक्रमादित्य रात को भेष बदल के एक साधारण आदमी के भेष में जनता के बीच में जाते थे और ऐसी बस्तियों में ये राजा महाराजा जाया करते थे जहाँ पर बड़ी कठिनाइयाँ हों या जहाँ समाज का निर्धन वर्ग रह रहा हो और उनकी परेशानियों को, उनकी कठिनाइयों को आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करते थे। मैं जब गांव-गांव में जाता हूं तो जल जीवन मिशन से बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। हमारी बहनों की गर्दनें दुख जाती हैं, उनके कंधे दुख जाते हैं, सर पे मटका लेके 5-5 किलोमीटर डेजर्ट एरिया में या कच्छ के रण में वो जाती थी, आज उनके घरों पे नल पहुंच रहा है। ये कितना बड़ा रिलीफ है। चूल्हे की रोटी का एक रोमांटिसाइज फैंटेसी ज़रूर है, पर जो बहन चूल्हा जलाती है और जिस बहन की चूल्हे से आंखें ख़राब हो जाती हैं, जिस बेटी की चूल्हे से कम उम्र में उसको लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है और एक उम्र लेते लेते तो फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, ऐसी बहनों को उज्ज्वला के सिलेंडर से बड़ी रिलीफ मिली है सर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमने एक गाँव में ड्रोन का प्रदर्शन किया दवाइयाँ छिड़कने के लिए। ड्रोन पे 70% सब्सिडी दी जा रही है। काम के घंटे बिल्कुल कम हो जाएंगे। एक किसान अपनी पीठ पे भारी बैग लाद करके लिक्विड का और स्प्रे गन लेकर के और पूरे खेत में छिड़काव करता है। वही किसान एक जगह बैठ के ट्रेनिंग लेने के बाद ड्रोन में कुछ लीटर नैनो फर्टिलाइज़र डालेगा और ड्रोन से वो पूरे खेत में 1 घंटे में छिड़काव कर देगा और अपना ड्रोन वो दूसरे किसानों को किराए पे भी दे सकता है। मिट्टी की टेस्टिंग हो रही है। मिट्टी में आपके खेत की मृदा में कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से अवयव नहीं हैं,
और सॉयल हेल्थ कार्ड के बाद में जब किसानों को कृषि पर्यवेक्षकों ने बताया कि आपको ये फर्टिलाइज़र इतना नहीं इतना काम में लेना है और आपको अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती करनी है तो इस पैटर्न पे करनी है, इसके गांव में बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे राजस्थान में बहुत सारे एरिया ब्लैकआउट जोन्स होते जा रहे हैं पानी के मामले में, ज़मीन के नीचे भी पानी ख़त्म होता जा रहा है, तो कम पानी की खेती के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। तो समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का उदय करना ही अंत्योदय का कॉन्सेप्ट था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। उसको ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से निभाने का मोदी जी प्रयास कर रहे हैं और उसकी गांव-गांव में भूरी भूरी प्रशंसा है और लोग मोदी जी के नाम पे आज भी राजी हैं। लोकल इलेक्शन जब विधानसभा के होते हैं तो जाति, समाज, लोकल लीडरों की जातियाँ, कौन सी जाति का कौन सा नेता है, सारे फैक्टर होते हैं। पर मोदी जी के लिए जब चुनाव होगा तो मुझे पूरा विश्वास है आम जनता उनके किए हुए वेलफेयर स्टेट के कामों के लिए, जो अंत्योदय के काम हैं, जो समाज के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के काम हैं, कैसे बनाएंगे विकसित राष्ट्र? क्या सिर्फ हाईवे से बनाएंगे? क्या सिर्फ एयरपोर्ट से बनाएंगे? क्या हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे फैक्ट्रियों से? वो भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, लेकिन असली डेवलपमेंट है हमारी उस बहन को अब कभी भी टीबी नहीं होगी क्योंकि उसको उज्ज्वला का सिलेंडर मिल गया। हमारी बहनों के सिर नहीं दुखेंगे, उनको सर्वाइकल की बीमारी नहीं होगी क्योंकि सर पे उनको बाल्टियाँ और मटके नहीं रखने पड़ेंगे। एक बहुत खतरनाक समस्या थी सर, मैं तो रूरल पॉलिटिक्स से 30 साल से मेरा परिवार राजनीति में, आप जानते हैं, खेतों में गांव में लोग मकान बनाने लगे क्योंकि छोटे पड़ने लग गए, घर परिवार बड़े होने लग गए, लेकिन कृषि भूमि पे रेजिडेंशियल कनेक्शन बैन था। आप भी ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, आपको पता है कितनी गंभीर समस्या थी। प्रधानमंत्री जी जीवन ज्योति योजना लेके आए, आज गांव-गांव में खेतों में बने हुए हर मकान में डोमेस्टिक कनेक्शन है और वो बहुत हंसी खुशी लोग रह रहे हैं। जब भी मैं ये बात गांव में लोगों को याद दिलाता हूं तो उनके चेहरे पे बहुत खुशी आ जाती है और वो लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। तो प्रजावत्सल राज्य की राजस्थान में स्थापना इसलिए होगी कि लूट खसोट का धंधा मुझे लगता है अब नहीं चलेगा। जितने से निर्णय अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए वो बार बार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी रहनी चाहिए, बहन बेटियों के ऊपर जो राजस्थान अत्याचार में नंबर 1 राज्य बन गया है, हमारे लिए बहुत लज्जाजनक बात है, उसको ठीक करने की वो बात लगातार कर रहे हैं। अधिकारियों को इतना भी एश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई आपको हम किसी भी पॉलिटिकल रिवेंज के नाते से हटाएंगे नहीं, लेकिन सरकार की रीति नीति के हिसाब से चलना होगा। यही मैसेज मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं सभी अधिकारियों को देता हूं कि मुझे आपसे व्यक्तिगत कोई समस्या या घृणा नहीं है और मैं ये भी मानता हूं कि अधिकारी वही अच्छा होता है जो राज्य में लोगों के हित के लिए काम करे और जो भी राज्य सरकार है, राज्य सरकार की रीति नीतियों को लेकर के ठीक से आगे चले। तो भी बहुत सारे बदलाव होने हैं और बहुत सारे बदलाव सकारात्मक निश्चित रूप से होंगे। मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ तक जहाँ तक हम सब मिलके पहुँचे हैं उसमें आपका और आप जैसे महारथियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। जी, वो आप याद अवश्य रखें, लेकिन हम आपको और भी बातें याद दिलाना चाहते हैं और वो बातें हम याद दिलाना चाहते हैं। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो अन्य प्रदेशों में लागू हुई हैं, तो वो क्या आप प्रयास करेंगे कि वो राजस्थान में भी लागू हों? जैसे उत्तराखंड ने यूसीसी लागू किया जी, उत्तर प्रदेश में नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट का एक इफ़ेक्टिव प्रभावी कार्यान्वयन हुआ, जिससे कि जो दिन भर शोरगुल होता रहता है और रात में सवेरे जो 6 बजे से पहले उठ के जो शोर आता है उसको कानून के अनुसार नियंत्रण करने का बड़ा प्रभावी काम किया गया। जैसे इलीगल स्लॉटर हाउसेस बंद किए गए, उत्तर प्रदेश में किए गए और अब मध्य प्रदेश में भी किए जा रहे हैं। जैसे खुले में जो अपशिष्ट फेंका जाता है या खुले में आपका निरामिष या जिसको मांस की बिक्री होती है, जिसके लिए एक आपके विधायक जी ने भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन उनकी आवाज़ जो है मीडिया ने दबा दी। तो ये कार्य हैं। फिर साथ में आपने जो बीड़ा उठा रखा है नागरिकता दिलाना पाकिस्तानी हिंदुओं को, जिनके ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि वहाँ एक भी हिंदू नहीं छोड़ेंगे, या तो उनको मुसलमान बना देंगे या मार देंगे। तो इन विषयों पर आपका और आपकी सरकार का क्या रुख रहेगा?
ये जो भी बातें आपने की है ना सर, ये सारी प्रजावत्सल राज्य का हिस्सा है। कोई भी ऐसी चीज होना जो अनावश्यक एक साधारण नागरिक के जीवन को डिस्टर्ब करती हैं या परेशान करती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो नॉइस पोल्यूशन एक्ट तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ भी आएगा। आप एक और महत्वपूर्ण चीज, नॉइज पोल्यूशन एक्ट तो है, हाँ, खाली उसको उसका लागू इम्प्लीमेंट भी होगा और उसमें कोई सुधार होने होंगे, वो भी होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात सर जो मैं कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर अभी तक एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं आया है। और पिछली सरकार जब वसुंधरा जी की थी तो हम जैसे लोगों ने बहुत प्रयास भी किया, लेकिन हमारी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं। तो निश्चित रूप से राजस्थान में एंटी कन्वर्जन लॉ भी आएगा। भले ही वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस के नेता रहे हों, लेकिन देश का पहला एंटी कन्वर्जन लॉ बना के उन्होंने हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। और आज भी हिमाचल मिशनरी एक्टिविटी और बाकी जिहादी एक्टिविटियों से अगर बचा हुआ है तो उनके उस प्रयास का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये हिमाचल प्रदेश की सभी पार्टियों के लोग मानते हैं। तो ऐसा एक स्ट्रॉन्ग एक्ट राजस्थान में आएगा, इसकी हमको पूरी उम्मीद है और हम फॉलोअप करके इसको भी कराने वाले हैं। खुले में मांस बेचना अपराध है, यहाँ तक कि हमारे इलाके में तो रोड पे बिरयानी बिक रही है, उनका भी बहुत जल्दी हम इलाज करेंगे। राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में अवैध शराब की दुकानें हैं। ठेकेदार लाइसेंस तो लेता है एक दुकान का, लेकिन गांव-गांव में खोखे खुलवा देता है इलीगल ब्रांच के नाम पे। उन पर भी मैं मेरे क्षेत्र में तो तेज़ी से सर्जिकल स्ट्राइक करवा रहा हूँ। हमारे यहाँ आपको मैं बताऊँ, अभी लगातार गाय तस्करी को रोकने के लिए पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और हम उनके साथ सामंजस्य बैठा के जो टीम है इनकी मुखबिरी करने वाली, गौ माता की रक्षा करने के लिए सामने खड़े रहने वाले गौ रक्षकों की, गौ सेवकों की, उनके साथ भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो जो हमारे यहाँ खुली गाय की तस्करी हो रही थी और कोई रोकने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पुलिस प्रशासन एक तरफा जो है वो कार्रवाई करता था, झूठे मुकदमे मॉब लिंचिंग के दर्ज होते थे, कई दिन बच्चों की जमानतें नहीं होती थी, वो सारी अब कठिनाइयाँ नहीं हैं। पुलिस भी अच्छा काम कर रही है। तो गौ माता को बचाना ये हमारी प्राथमिकता है। साइबर क्राइम का बड़ा हब मेवात बन गया है, साइबर क्राइम को रोकना एक बहुत बड़ी प्राथमिकता राज्य सरकार की रहने वाली है। ये नॉइस पोल्यूशन को रोकना, इसको प्रभावी रूप से लागू करवाना, इसका मैं तुरंत प्रयास करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से 1-2 दिन में मिलकर के ही उनको कहूँगा कोई कमेटी बने बहुत जल्दी और एंटी कन्वर्जन लॉ पहले दूसरे सत्र में लाया जाए, इसके लिए भी मैं आग्रह करूँगा। ये सब प्राथमिकता के विषय हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं की जहाँ तक बात है, एक यूसीसी जी, यूसीसी पर भी निश्चित रूप से आप जैसे लोगों से ही ड्राफ्ट लेके माननीय पुष्कर धामी जी कैसे काम कर रहे हैं उनका अध्ययन करके यहाँ पर कोई कमेटी बने और उस पर भी काम चालू हो। पाकिस्तानी हिंदुओं का जो विषय है, जयपुर में बहुत अच्छा काम हमने कभी भी रुकने नहीं दिया, चाहे कोई भी सरकार रही हो। हमारे जैसा मॉडल राजस्थान के हर शहर में और देश के अन्य शहरों में काम करे, इसके लिए हम लगातार सतत सक्रिय रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है, पिछली सरकार में, हमारी सरकार में कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन भजनलाल जी भाई साहब ने मुझे भी काम करते हुए देखा है। जब सीएए के बाद में माननीय अमित शाह जी की रैली थी जोधपुर में सीएए के पक्ष में, श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत के कहने पर वो रैली रखी गई थी, उसमें मैं और माननीय भजनलाल जी हम सब लोगों ने ज़मीन पे उतर के खूब काम किया था। तो इनकी पीड़ा कितनी गहरी है ये उन्होंने खुद उन बस्तियों में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया है। जिसने आंखों देखा है सर, उसको ज़्यादा ब्रीफ करने की, समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो निश्चित रूप से इन सारे विषयों को प्राथमिकता पे लेंगे। एक बार हमारा मंत्रिमंडल गठन हो जाए, मंत्रिमंडल गठन होने के बाद पोर्टफोलियो डिवीज़न हो जाए तो थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस मिलेगा, तब इन सारे विषयों पर मैं एक पूरा पेपर बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी से अवश्य मिलूंगा और प्रजावत्सल राज्य की स्थापना राजस्थान में होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन की क्या तैयारी है, क्या आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? सर 25 की 25 सीटें जीतेंगे। लोग मोदी जी के लिए बियॉन्ड कास्ट और बियॉन्ड एवरीथिंग, जातियों से ऊपर उठ के, सब चीज़ों से ऊपर उठ के वोट करते हैं। वो वोटिंग पैटर्न आपको अब की बार भी देखने को मिलेगा। जब हम पिछली बार हार गए थे तब भी 25 में से 25 आई थी। मध्य प्रदेश में आउट ऑफ 27 आई थी 2014 में, 29 में से 27। फिर ज्योतिरादित्य जी को भी पब्लिक ने हरा दिया पिछले 2019 के चुनाव में, तो वो 27 की जगह 28 हो गई। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 आई थी 2014 में, वहाँ 10 सीटें आई। तो जनता ज़्यादा देने के लिए तैयार बैठी है। जनता लोकल लीडरशिप का गुस्सा कभी भी सेंट्रल लीडरशिप पे नहीं निकालती, और अब की बार तो लोकल लीडरशिप से भी गुस्सा नहीं है। सरकार तो उन्होंने ही बनाई ना, पब्लिक नहीं तो बनाई है बीजेपी की सरकार।
तीनों राज्यों में, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे, पहले से बेहतर परफॉर्मेंस होगी और दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी अब की बार अच्छा करने जा रही है। तो लोकसभा में मोदी 3.0। 100%। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी और इंडिया अलायंस को भी इसमें कोई शंका होगी। ये तो वैसे इंडिया अलायंस से आप किस तरह के चैलेंज किया, किस तरह की चुनौती की, देश के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो कैसी आपको चुनौती दिखती है? सर कुछ चुनौती है नहीं। अपने यहाँ मारवाड़ी में कहते हैं कि मेंढकों की पोट बांधना बहुत मुश्किल है, मेंढकों को एक जगह रखना बहुत मुश्किल है। एक मेंढक बाहर निकलता है तो बाकी के मेंढक उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेते हैं। तो वो मेंढकों की पोट से ज़्यादा इंडिया अलायंस कुछ है नहीं। न तो उनमें कोई वैचारिक समानता है, न उनमें कोई सामाजिक समानता है, न उनमें कोई भाषाई समानता है। उनमें एक भी तो कारण नहीं है जिसके कारण वो साथ मिलकर चुनाव लड़े। और अभी तो सीट बंटवारे में बड़ा खून खच्चर होने वाला है, आप देखिएगा। उसके बाद तो सीट बंटवारे में ही ये पूरा जो है कुंडवा बिखर जाएगा। और नीतीश कुमार जी का नाम तो लोगों ने पलटू नाम रख ही दिया, उनको कन्वीनर बनाने पे तुले हैं। अभी रात को मोदी जी हाँ कर दे तो नीतीश जी सुबह बीजेपी की गोद में बैठे मिल जाएंगे आपको। तो ऐसे लोग जहाँ पे हैं जिनका कोई स्टैंड नहीं है, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, जिनको सत्ता के अलावा कुछ चाहिए नहीं, तो जिनको सत्ता के अलावा कुछ चाहिए नहीं तो उनमें से तो कई तो वैसे ही टूट के बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार बैठे होंगे। ये अलग बात है कि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है उनको, इसलिए आ नहीं पा रहे हैं अभी तक। हाँ, ये तो समस्या है। जी। तो आपने दक्षिण का नाम लिया, तो दक्षिण में कर्नाटक के अतिरिक्त और कहाँ से आपको आशा है? तेलंगाना पिछली बार 4 सीटें आई थी लोकसभा की, इस बार तो वहाँ कांग्रेस जीत गई है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो सर ये पॉलिटिकल जो इंटेलिजेंस जनता में देखने को मिलती है कि वो स्टेट लेवल पे किसी को भी वोट देते हैं लेकिन सेंट्रल लेवल पे मोदी जी को वोट देते हैं। तो पिछली बार 4 सीटें लोकसभा की जीतने का मतलब है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और वोटर बेस दोनों तैयार हो गया है। विधानसभा के लिए शायद हमारी पार्टी जनता को कन्विंस नहीं कर पाई कि वो एक विनिंग पार्टी है और सरकार बनाने लायक पार्टी है। बीआरएस के प्रति जो लोगों के अंदर बड़ा रोष था। तो ऐसे समय में वैकल्पिक वोटिंग जब होती है तो जो हराने के लिए बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन होता है लोग उसके साथ जाते हैं। इसी प्रकार से लोग बीजेपी के साथ आएंगे इसको हराने के लिए, कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को, ये निश्चित है। अन्नामलाई बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं तमिलनाडु में और जिस तरीके से पार्टी उनको बैक कर रही है, पार्टी उनके साथ पूरी मजबूती से पूरी केंद्रीय नेतृत्व खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि तमिलनाडु में भी तमिल चेहरे अब की बार जीत के बीजेपी से आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बार बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन तमिलनाडु में भी करेगी। उड़ीसा में भी परफॉर्मेंस हमारी सुधरेगी, पहले से बेहतर करेंगे। तो कुल मिला के में तो वैसे भी यदि देखा जाए तो विधानसभा में केवल 20 सीटें थीं लेकिन लोकसभा में 7 सीटें दी थी। वहाँ भी ये देखने को मिला कि लोगों ने विधानसभा और लोकसभा में हाँ ये पैटर्न बन गया देश में और ये अच्छी बात है। मतलब जनता बहुत वाइजली, बहुत बुद्धिमत्ता से वोट करना सीख गई है हमारे देश की। हमारी डेमोक्रेसी मुझे लगता है वास्तव में अब मैच्योर होने लगी है, डेमोक्रेसी मैच्योरिटी की तरफ है अब हमारी। बंगाल फिर भी एक चुनौती रहेगी। बंगाल सदैव एक चुनौती रहेगी सर। मैं बंगाल गया था, वहाँ की परिस्थितियाँ हृदय विदारक हैं। वहाँ हिंदू समाज कितनी घुट घुट के जी रहा है ये मैंने आंखों से देखा है और समझ में नहीं आ रहा कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा, क्या होगा। हमारे देवदत्त मांझी जैसे योद्धा वहाँ पे ज़मीन पे काम कर रहे हैं। हमसे जितनी सहायता होती है हम उनकी करते हैं, उन्हीं की नहीं करते। ये जो केस हुआ नासिर जुनैद वाला, उसमें जो गौरक्षक जेल में, हमने उनकी भी सहायता की। शक्ति सैनी को भादस नाम के गांव में नूहू में जिस दिन हमला हुआ कलश यात्रा पे, उससे 30 किलोमीटर दूर भादस में एक निरीह लड़के को मॉब लिंचिंग करके मार दिया। हम मदद करने उसके घर भी पहुँचे। तो ऐसी सब जगह हम पहुँचने का प्रयास करते हैं, मैं और ओमेन जी धर्माज फाउंडेशन के माध्यम से, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की घटनाओं में पीड़ित प्रताड़ित हिंदू समाज के लोगों की सहायता कर सकें, सेवा कर सकें। पर बंगाल बहुत टफ टेरिटरी मेरी व्यक्तिगत दृष्टि में है और वहाँ पे सर्वाइवल के लिए बड़ा मुश्किल है। मतलब चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जब आम हिंदू के लिए चुनौतियाँ हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौतियाँ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय आहूजा जी, हमारे साथ बड़ी बेबाकी से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर आपका आपको भी। आगे के लिए शुभकामनाएं, अगले चुनावों के लिए शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।